600 बरस पहले बरसगीर की सरजमीन पर एक ऐसी सल्तनत थी जिसे लोग दूर दूर तक सल्तनत इंसाफ के नाम से जानते थे। ये एक खुशहाल, जरखेज और खूबसूरत खित्ता था जहाँ के खेत सुनहरे गंदुम से भरे रहते, बाजारों में खुशबुओं का बसीरा होता और कारीगर अपने हुनर से महलों और घरों को सजाया करते। शहर के बीचों बीच एक अजीमुल शान किला था। इसी किले के संगे मरमर से बने महल में हुक्मरान रहता था जिसका नाम बादशाह रशीद था। जवानी ही में तख्त पर बैठा था और बरसों की हुक्मरानी ने उसके तजुर्बे और अक्ल को तेज कर दिया था। वो अदल में सख्त और हक गोई में मशहूर था, मगर उसकी एक कमजोरी थी, उसका लहजा। वो दरबार में वजीरों और रियाया से बात करते वक्त ऐसा तेज और कड़वा लहजा इख्तियार करता कि सुनने वाला सच्चाई के बावजूद जख्मी दिल के साथ लौटता। रियाया उसके इंसाफ से मुतमईन थी, मगर अक्सर कहते, काश हमारा बादशाह जरा नरम बात कर लेता तो उसका रोब मजीद दिलों में उतर जाता। इसके दरबार में 4 बड़े वजीर थे, हर एक अपने फन में बेमिसाल था। पहला था वजीर आजम सलीम, जो उम्र में सबसे बड़ा, तजुर्बाकार, नरम गुफ्तार और अदब का पैकर था। उसकी आदत थी कि हर मामले को गौर से सुनता और फिर अपनी राय पेश करता। दूसरा था वजीर खजाना मुनव्वर, जो हिसाब किताब और खजाने के इंतजाम में माहिर था, मगर लहजा उसका भी कड़वा था। तीसरा था वजीर दाखिला अमजद, जो सल्तनत के अंदरूनी मामलात, सड़कों, पुलों और अमन व अमान का निगरान था, मगर वो भी बात करने में सख्त था। चौथा था वजीर फौज कामिल, जो बहादुर और तजुर्बाकार सिपह सालार था, मगर जंगी लहजे की सख्ती उसके कलाम में भी झलकती थी। एक दिन दरबार में एक अहम इजलास बुलाया गया। हॉल संगे मरमर के सुतूनों और सुनहरी फानूस से जगमगा रहा था। रियाया के नुमाइंदे और सल्तनत के बड़े लोग मौजूद थे। बादशाह तख्त पर बैठा, चेहरे पर रोब और आवाज में वही पुरानी सख्ती। एक गांव का बुजुर्ग अपनी जमीन के तनाज़े का मुकदमा पेश करने आया। उसने थोड़ी देर में बात खत्म की ही थी कि बादशाह ने तेज लहजे में कहा, तुम्हारी जमीन का फैसला कानून के मुताबिक होगा, ज्यादा अल्फाज में वक्त जाया न करो। बुजुर्ग खामोश हो गया, मगर उसकी आंखों में एक हल्की सी चुभन नजर आई। ये मंजर वजीर आजम सलीम ने भी महसूस किया। वो जानता था कि इंसाफ सिर्फ फैसले से नहीं बल्कि अंदाजे गुफ्तगू से भी कायम रहता है। इजलास खत्म होने के बाद सलीम ने अदब से कहा, बादशाह सलामत, एक बात अर्ज करना चाहता हूं, अगर इजाजत हो। बादशाह ने रोबदार निगाह से देखा। कहो सलीम, क्या कहना है? सलीम ने नर्म आवाज में कहा, आपका इंसाफ बेमिसाल है, मगर रियाया आपकी जबान की सख्ती से घबरा जाती है। अगर आप नर्म लहजे में बात करें तो न सिर्फ इंसाफ होगा बल्कि रियाया के दिल भी जीते जाएंगे। ये सुनते ही दरबार में एक लम्हे को खामोशी छा गई। वजीर खजाना मुनव्वर ने फौरन कहा, बादशाह सलामत, सख्त लहजा ही हुकूमत की शान है, नरमी कमजोरी की निशानी है। वजीर दाखिला अमजद ने भी तायीद की, अवाम को डर में रखना जरूरी है वरना वो सर चढ़ जाएंगे। वजीर फौज कामल ने कहा, सल्तनत में नज्म ज़ब्त तलवार की धार से कायम रहता है, मोहब्बत से नहीं। बादशाह ने वजीरों की बात सुनकर सलीम को देखते हुए कहा, सलीम, तुम्हारी नीयत पर शक नहीं, मगर ये बात याद रखो कि तख्त पर बैठा शख्स नर्म हो जाए तो सल्तनत पर जवाल आता है। सलीम ने दोबारा अदब से कहा, बादशाह सलामत, नर्म लहजा कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। मगर बादशाह ने हाथ उठाकर कहा, बस अब इस मामले पर मजीद बात ना हो। ये वो लम्हा था जब सलीम के दिल में बोझ उतर गया। वो जानता था कि अभी बादशाह उसकी बात नहीं समझेगा। उसने फैसला किया कि कुछ दिन दरबार से दूर रहेगा। अगले दिन वो खामोशी से अपने कमरे में बंद रहा और दरबार में नहीं आया। चंद दिनों बाद रियाया ने महसूस किया कि दरबार की फजा पहले जैसी गर्मजोश नहीं रही। लोगों ने अपने मसाइल पेश करने में हिचकिचाहट शुरू कर दी। बाजारों में सरगोशियां होने लगीं कि वजीर आजम शायद नाराज है और बादशाह का लहजा मजीद सख्त हो गया है। मोहल के मुलाजिमीन भी अब बादशाह के सामने ज्यादा बात करने से गुरेज करने लगे। एक करवी फजा किले की दीवारों में सरायत कर गई थी। खुद बादशाह रशीद ने महसूस किया कि कोई खामोश सा खिला उसके दिल में जगह बना रहा है, मगर गुरूर और इक्तदार की आदत ने उसे यह मानने न दिया कि शायद वो खुद इसका सबब है। सलीम के दरबार से जाने के बाद महल की फजा आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगी। पहले जो कमरा बादशाह की आमद पर रोशनी और खुशी से भर जाता था, अब वहां खामोशी और संजीदगी का राज था। वो जरा अपनी कुर्सियों पर तो बैठते थे, मगर गुफ्तगू में वो गर्मी और बेतकल्लुफी नहीं रही थी। हर कोई अल्फाज तोल कर बोलता था और अक्सर आंखों में खौफ या एहतियात की झलक नजर आती। अवाम का दरबार में आना कम हो गया। जो आते भी वो मुख्तसर बात करते और जल्दी निकल जाते, गोया वो बोझ उतार कर भागने को बेताब हों।
बादशाह रशीद इन तब्दीलियों को महसूस कर रहा था, मगर दिल में यह सोचकर खुद को मुतमईन करता कि यही तो तख्त की असल शान है। सब मोहतात और फर्माबरदार रहें। लेकिन इस रात जब वो अकेला अपने शाही कमरे में बैठा, कसर की दीवारों से टकराती हवा की सरसराहट सुनाई दी, तो उसे महसूस हुआ कि जैसे ये महल भी कुछ कह रहा है। मगर वो क्या था? शायद तन्हाई। चंद दिन बाद एक दावत का एहतिमाम मलका नूर के महल में हुआ। मलका नूर बादशाह रशीद की बीवी थी, जो नहायत ज़हीन, नरम गुफ्तार और रियाया के हाल से बखूबी वाकिफ रहती थी। महल के अंदर उसका अपना इंतजामी निज़ाम था, जहां औरतें, बच्चे और महल के खादिम सब एक खुशगवार माहौल में रहते थे। जब बादशाह इस महल में दाखिल हुआ तो उसने फौरन फर्क महसूस किया। दुरूदीवार पर खुशबू बिखरी थी, खादमाएं मुस्कुराकर इस्तकबाल कर रही थीं, बच्चे खेल रहे थे और हर कोई आज़ादाना बात कर रहा था। दावत के बाद बादशाह और मलका बाग के एक कोने में बैठ गए। वहां फवारे की ठंडी फुवार और रात की हल्की रोशनी एक सुकून बख्श मंजर बना रही थी। मलका ने नरमी से कहा, आली जा, एक बात दिल में है जो कहना चाहती हूं। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, कहो नूर, तुम्हें हमेशा बात कहने की इजाजत है। मलका ने जरा तवक्कुफ के बाद कहा, मैंने महसूस किया है कि आपका लहजा अवाम और दरबारियों के दिल में खौफ पैदा करता है। आपके इंसाफ पर कोई शक नहीं, मगर इंसाफ को मोहब्बत के साथ पेश किया जाए तो इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। बादशाह ने संजीदगी से जवाब दिया, नूर, तुम जानती हो मैं तख्त पर बैठा हूं। अगर मैं नरमी इख्तियार करूं तो लोग मेरा हुक्म कमजोर समझेंगे। मलका ने नरमी से कहा, आली जा, नरमी कमजोरी नहीं होती, ये एक ऐसी ताकत है जो दिल जीतती है। खौफ से लोग इताअत तो करते हैं, मगर मोहब्बत से वो आपके लिए जान भी दे सकते हैं। बादशाह कुछ देर खामोश रहा। फवारे की आवाज और मलका की बातें उसके दिल के अंदर कहीं गहराई में उतर रही थीं। अचानक उसे सलीम की वो बात याद आ गई जो उसने दरबार में कही थी। गोया दोनों की नसीहत एक ही थी। ये सोचकर बादशाह के दिल में हल्की सी चुभन पैदा हुई। अगले दिन बादशाह ने दरबार में मामूल के मुताबिक इजलास किया, मगर इस बार उसकी नजर बार बार खाली कुर्सी पर पड़ती जहां वजीर आजम सलीम बैठा करता था। उसे महसूस हुआ कि सलीम की कमी सिर्फ एक आदमी की नहीं बल्कि एक ऐसी रोशनी की है जो कमरे से गायब हो गई है। इजलास खत्म हुआ तो बादशाह ने अपने कमरे में जाकर गहरी सांस ली और सोचा कि शायद वक्त आ गया है कि वो अपने गुरूर की जंजीर तोड़ दे। उस रात बादशाह ने खुद को आईने में देखा। उसने अपने चेहरे पर वही सख्त लकीरें और तेज नजर देखी जो बरसों से उसकी पहचान बन चुकी थीं, मगर साथ ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे इन लकीरों के नीचे कहीं थकन और तन्हाई छिपी बैठी है। मलका की बातें, सलीम की नसीहत और दरबार की खामोशी सब मिलकर उसके दिल पर हथौड़े की तरह बज रहे थे। वो जानता था कि कल सुबह एक नया कदम उठाना होगा, मगर क्या वो अपनी अना को तोड़ सकेगा? यही सवाल उसके दिल में गर्दिश करता रहा, यहां तक कि रात गुजर गई। सुबह का सूरज अभी किले की फसीलों पर सुनहरी रोशनी बखेर रहा था जब बादशाह रशीद ने फैसला कर लिया कि आज वो अपने गुरूर को पीछे छोड़कर एक ऐसा कदम उठाएगा जो शायद उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला हो। उसने अपने शाही कासिद को बुलाया और हुक्म दिया, फौरन वजीर आजम सलीम को बुलाकर लाओ, चाहे वो महल के किसी कोने में हो या अपने घर में। कासिद ने अदब से सर झुकाया और फौरन रवाना हो गया। चंद घंटे बैक सलीम दरबार में दाखिल हुआ। उसका चेहरा पहले जैसा पुरसुकून था, मगर उसकी आंखों में एक सवाल छुपा था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलकर बादशाह के सामने आ खड़ा हुआ। दरबार में मुकम्मल खामोशी छा गई। सबकी नजरें तख्त और उसके सामने खड़े वजीर आजम पर जमी थीं। बादशाह ने गहरी सांस ली, अपनी तलवार के दस्ते से हाथ हटाया और नर्म लहजे में कहा, सलीम, मैंने तुम्हारे साथ सख्ती की, तुमने सच कहा था, मगर मैंने इनाम में आकर तुम्हारी बात रद्द कर दी। आज मैं तुमसे मुआफी मांगता हूं। यह जुमला सुनकर न सिर्फ सलीम बल्कि पूरा दरबार हैरत में डूब गया। बादशाह की आवाज में वही रौब था, मगर उसके अल्फाज में एक नरमी और सच्चाई शामिल थी जो पहले कभी नहीं थी। सलीम ने आजिज़ी से कहा, बादशाह सलामत, मेरा फर्ज था कि मैं आपको सच बताऊं और आपका यह कदम आपकी अजमत की दलील है। दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिया और यूं बरसों की दरार एक लम्हे में भर गई। उस दिन से बादशाह रशीद ने अपनी हुकूमत का अंदाज बदल दिया। वो दरबार में आने वाले हर शख्स को मुस्कुराकर खुशामदीद कहता, उनकी बात गौर से सुनता और नरमी से जवाब देता। इसकी ये तब्दीली जल्द ही सल्तनत में मशहूर हो गई।
अवाम हैरान भी थे और खुश भी कि उनका बादशाह अब सिर्फ आदिल ही नहीं बल्कि नर्म गुफ्तार भी बन गया है। वजीर खजाना मुनव्वर, वजीर दाखिला अमजद और वजीर फौज कामिल ने भी इस तब्दीली को महसूस किया। पहले वो समझते थे कि नरमी कमजोरी है, मगर वक्त के साथ उन्होंने देखा कि अवाम का एतमाद बढ़ रहा है, सल्तनत के मामलात आसान हो रहे हैं और रियाया खुद दिल से काम कर रही है। एक दिन वजीर खजाना मुनव्वर ने कहा, बादशाह सलामत, अब लोग टैक्स खुशदिली से दे रहे हैं, किसी को जबरदस्ती याद नहीं दिलानी पड़ती। वजीर दाखिला अमजद ने कहा, जराइम कम हो गए हैं क्योंकि लोग हुकूमत को अपना मुहाफिज समझते हैं, दुश्मन नहीं। वजीर फौज कामिल ने कहा, फौज पहले से ज्यादा वफादार है क्योंकि वो आपसे डरती नहीं बल्कि आपसे मोहब्बत करती है। बादशाह रशीद ने इस मौका पर एक और कदम उठाया। उसने किले के अंदर एक बड़ी दरसगाह कायम की जहां हर हफ्ते अवाम, दरबारी, सिपाही और वुज़रा आकर इसकी तकरीर सुनते। वहां वो कहता, जुबान की नरमी कमजोरी नहीं, ये दिलों को फतह करने का हुनर है। ताकत से जिस्म काबू में आते हैं मगर नरमी से दिल काबू में आते हैं। इस दरसगाह में बच्चे भी आते, बुजुर्ग भी और औरतें भी। ये जगह सल्तनत की पहचान बन गई। वक्त गुजरता गया और सल्तनत इंसाफ एक नए सुनहरी दौर में दाखिल हो गई। बाजार फिर से रौनक से भर गए, खेतों में फसलें लहलहाने लगीं और किले की फसीलों के बाहर भी अमन कायम हो गया। यहां तक कि पड़ोसी सल्तनतों ने भी बादशाह रशीद के नर्म अंदाज से मुतासिर होकर दोस्ती के मुआहदे कर लिए। आखिरी अय्याम में जब बादशाह रशीद तख्त पर बैठा था, उसके इर्द गिर्द बच्चे खेल रहे थे, वुज़रा खुशकपियां कर रहे थे और महल के दरवाजे हर वक्त अवाम के लिए खुले रहते थे। उसने एक दिन कहा, मैंने सीखा है कि सबसे बड़ी फतह दुश्मन पर नहीं, अपने नफ्स पर पाने वाली फतह है। यूं बादशाह रशीद का नाम तारीख में हमेशा के लिए बादशाह है, नर्म गुफ्तार के तौर पर लिखा गया और उसकी सल्तनत मोहब्बत, इंसाफ और